Hello students, my name is Suresh and I welcome you all to our YouTube channel Study Icon. In our last session, we had discussed about the NCERT solutions from question number 1.1 to question number 1.6. If you haven't watched that video yet, I would suggest you to tap on the I button on the right top corner of your screen so that you can watch it. Now that you have watched that video, without any further ado, let's begin. For our first question, we have 1.6, which is 4-point charges QA 2 microcoulomb, QB minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, and QD minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. मतलब कि एक स्क्वायर है एबीसीडी जिसके साइड्स 10 सेंटीमीटर गिवन है, लिखा हुआ है कि उसके हर एक वर्टेक्स पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, लाइक ए पे 2 माइक्रोकूलम, बी पर -5 माइक्रोकूलम, सी पर अगेन 2 माइक्रोकूलम और डी पर फिर से -5 माइक्रोकूलम. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. ये लिखा हुआ है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है और हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे, जो कि यहाँ ई पर रखा हुआ है, यू कैन सी इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द रेड शेडेड एरिया. इसको रेड शेडेड एरिया से इंडिकेट किया हुआ है. यहाँ पर एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज एक रखा हुआ है यहाँ पे. वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्जेस एट ए, एट बी, सी एंड डी. Now, we have been given that charge at A is 2 microcoulomb और हम लोग पहले से जानते हैं it is a prefix for 10 into 10 to the power minus 6. So charge at A is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Similarly, जो B पर चार्ज है वो हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम या फिर -5 into 10 to the power minus 6 coulomb. चार्ज एट C हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 6 coulomb और D पर हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम विच इज -5 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now, चार्ज एट E है जो सेंटर पे रखा हुआ है, इट इज 1 माइक्रोकूलम एंड दस 1 into 10 to the power minus 6 coulomb. अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि A कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, B कितना फोर्स लगा रहा है, C कितना लगा रहा है, D कितना लगा रहा है. फोर्स लगाने के लिए हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कूलम्स इक्वेशन पढ़ रखा है. उसके लिए हम लोगों को सेपरेशन कैलकुलेट करना होगा, यानी कि ए सी के बीच का डिस्टेंस या बी सी के बीच का, सिमिलरली सी सी और डी सी के बीच का भी सेपरेशन कैलकुलेट करना होगा. सिंस ये स्क्वायर है और ये एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो क्या होगा कि ये सारे डिस्टेंसेस ए ई, बी ई, सी ई एंड डी ई, ये चारों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, ठीक है. और इन सब का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है इट इज गिवन बाय √2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, √2 टाइम्स ए. इससे पूरा डायगोनल निकल आएगा ए सी, बट सेंटर इसके बीच में मिडिल पॉइंट पर लोकेटेड है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर ले, ठीक है, तो इट विल बिकम a upon √2. Thus the separation is a upon √2, ठीक है. The separation is a upon √2 between a to e, b to e, c to e and d to e. जितने भी चार्जेस वर्टेक्स पे रखे हुए हैं उन सभी चार्जेस से इसके सेंटर का जो सेपरेशन है ये a by √2 होगा. और अगर मैं a का वैल्यू सेटअप कर दूं यहाँ पे, तो इट विल बिकम 10 by √2. तो अगर हमें कभी इसकी जरूरत पड़ने वाली सेपरेशन को सेटअप करने की, तो we will use this value, ठीक है, 10 by √2 centimeters. Now, we know that the force acting between any 2-point charges at rest is given by this, F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. हम लोग पहले से ये चीज़ जानते हैं कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस के जरिए कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में और दोनों ही रेस्ट पर हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है इट इज गिवन बाय दिस. यहाँ पे जो 1 by 4 pi epsilon naught है, वी कैन रिप्लेस दिस बाय अ टर्म k. हम लोग इसको एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 raised to the power 9, ठीक है. तो हम लोगों को बस ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे फोर्सेस के, कि A कितना E पे लगा रहा है, B कितना लगा रहा है, C कितना लगा रहा है एंड D कितना लगा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ए, यानी कि A E पर कितना फोर्स लगा रहा है. सो हम लोगों ने क्या किया, 1 by 4 pi epsilon naught को इसको K से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है. सो आप यहाँ पे K देख पा रहे होगे. और फिर Q1 हो जाएगा चार्ज एट A जो कि था 2 into 10 to the power minus 6. फिर चार्ज एट E हो जाएगा Q2 जो कि था 1 into 10 to the power minus 6, तो वो वैल्यू यहाँ पे सेटअप किया हुआ है. एंड देन द डिस्टेंस R स्क्वायर, इस R की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, इट इज a upon √2 और 10 upon √2 सेंटीमीटर. अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम लोगों को इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा ना. एफ सी ई, यानी कि C कितना E पे फोर्स लगा रहा है. अच्छा, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है जो ए ई पर लगा रहा है ना. ए पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और
ई पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। और सर हेनरी कैवेंडिश का एक रूल था कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो वहाँ पर रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ था। सो सिंस यहाँ पे ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये ए जो है ई को पुश करेगा सी की तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी अलोंग सी, वो फोर्स सी की तरफ लग रहा होगा ना। एफ सी अगर हम कैलकुलेट करें तो एफ सी के लिए फिर से 1/4πε0 की जगह के होगा, Q1 की जगह चार्ज एट सी जो कि फिर से वही है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁶ इंटू चार्ज एट टी, वो हो जाएगा फिर से 1 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस अभी भी सेम है। और इस फोर्स की डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट करें तो सी अगेन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, और सी भी ई को क्या करेगा, पुश करेगा टुवर्ड्स ए। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग ए की तरफ है ना। एफ बी, अब अगर हम बी फोर्स कैलकुलेट करें यानी बी ई पे कितना लगा रहा है तो दैट विल बी के इंटू Q1, और Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, Q1 विल बी चार्ज एट बी और वो है -5 माइक्रोकूलम। बट न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, दे आर जस्ट मेंट फॉर द डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए है, और डायरेक्शन हम लोग हेनरी कैवेंडिश के इस रूल के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वी डोंट नीड द साइन, सो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। वी विल सिंपली राइट द मैग्नीट्यूड विच इज 5 × 10⁻⁶, हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, और फिर QT की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे तो इट इज़ अगैन 1 माइक्रोकूलम या फिर 1 × 10⁻⁶। तो हम लोगों ने Q1 की वैल्यू रखी 5 × 10⁻⁶, और फिर Q2 का विच इज़ 1 × 10⁻⁶। अगैन डिस्टेंस r है, r स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस हम लोगों ने फोर्स तो कैलकुलेट कर लिया, इसका डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं किया है। अभी बी पर जो चार्ज थी वो नेगेटिव चार्ज थी, ठीक है, और ई पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। तो ये बी जो है ई को पुश नहीं करेगा बट अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, ई को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, इसलिए आप देख पाओगे यहाँ पे एफ बी की जो डायरेक्शन है ये एरो हेड से इंडिकेटेड है विच सेज अलोंग बी, राइट। सो एफ बी यानी बी जो ई पे फोर्स लगा रहा है ये अलोंग बी है, यानी खुद वो अपनी तरफ उसको पुल कर रहा है। नाउ एफ डी इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन डी एंड ई। तो फिर से हम लोग वही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इट इज के, फिर Q1 के लिए चार्ज है डी विच इज -5 माइक्रोकूलम, सो 5 × 10⁻⁶। अगेन नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर लिया गया है यहाँ पे। Q2 विल बिकम 1 × 10⁻⁶, डिस्टेंस इज अगेन r स्क्वायर। और अगर हम लोग फिर से डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो डी पर अभी जो चार्ज है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज था ई पर। अगेन डी जो है वो बी को अपनी तरफ पुल करेगा। सो आप देखोगे एफ डी की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग डी है। ठीक है, नाउ यू विल सी दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि ये जो फर्स्ट टू फोर्सेज हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, के 2 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ एंड r स्क्वायर, और इसी के साथ साथ दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ए जो फोर्स लगा रहा था वो सी की तरफ था यहाँ पे, और सी जो फोर्स लगा रहा था वो ए की तरफ था यहाँ पे। तो एफ ए और एफ सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, एंड दस दे विल कैंसल आउट ईच अदर, और इसीलिए वो लोग एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली एफ बी इज इक्वल टू एफ डी, और इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एफ बी एंड एफ डी आर ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा दे आर ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर। एफ बी की डायरेक्शन इस तरफ है और एफ डी की डायरेक्शन इस तरफ है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, 5 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶, r स्क्वायर और ये के। तो क्या होगा कि ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको इधर से एक आदमी पुल कर रहा है और इधर से एक आदमी पुल कर रहा है। अगर दोनों 5 न्यूटन की फोर्सेस लगा रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो मिडिल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। उसी तरह कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। ई जो है अपने मिड पॉइंट पर या स्क्वायर के सेंटर पर कांस्टेंट पोजीशन पर बैठा रहेगा या रेस्ट पर रहेगा, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, एंड दस द नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इज 0। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब पेयर वाइज कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ए जो फोर्स लगा रहा है वो सी कैंसिल कर रहा है, ठीक है, बी जो फोर्स लगा रहा है वो डी कैंसिल कर रहा है, इसलिए ई पर कोई भी नेट फोर्स लग ही नहीं रहा। द नेट फोर्स ऑन ई इज 0। Moving on to our next question is 1.7. It says it is in two parts। ठीक है, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है।
पार्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक कंटिन्यूअस कर्व होता है। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। अभी कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कंटिन्यूअस कर्व है, यहाँ पे कहीं भी ब्रेक्स नहीं है। भाई अगर मैंने कोई डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी अगर, ठीक है, लाइक दिस, तो ये एक सडन, इसमें आप सडन ब्रेक्स देखोगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, उसमें किसी भी तरह के ब्रेक्स नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है? फॉर पार्ट 2 वी हैव एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। और सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्रॉस क्यों नहीं करते। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? Electric field line is the path followed by a charged particle inside an electric field due to its interaction with the source charge. Which means कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ खास नहीं बल्कि एक पाथ है, एक रास्ता है जो कि कोई चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब वो इंटरैक्ट करता है किसी सोर्स चार्ज के साथ। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यू मैंने रख दिया, जैसे ही मैं यहाँ पे एक चार्ज को रखूँगा ये अपने अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्ट्रक्ट कर लेगा या जनरेट कर लेगा, लाइक दिस। अब अगर मैं यहाँ पे एक 1 कूलम के चार्ज को रख देता हूँ तो इन दोनों में, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा जिसकी वजह से ये 1 कूलम को पुश करेगा। अब ये 1 कूलम जिस जिस तरफ मुड़ रहा है, अगर मैं उसके पीछे एक पेंसिल लेकर के लाइन ड्रॉ करता चलो, तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर सिंपली फील्ड लाइंस। नाउ आप ये देखोगे दैट अ कंटिन्यूअस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है, इसको क्यू नॉट से इंडिकेट किया जाता है। नाउ जब भी एक टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स एक्सर्ट होता है, लगातार एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा होता है। Does it moves in a continuous path? और सिंस जो लगने वाला फोर्स है वो कंटिन्यूअस है, वो जिस पाथ में मूव करेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, लगातार पुश कर रहा हूँ इसको रास्ते पे, तो ये लगातार मूव होता चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं फोर्स लगाया जा रहा हूँ और ये बीच में उछल जाए और उछल करके फिर यहाँ पर ड्रॉप करके यहाँ पे गिर जाए। ये लगातार कॉन्स्टेंटली मूव करता हुआ यहाँ तक आएगा, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ चार्ज के साथ भी होता है। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है एक सोर्स चार्ज के, तो उसके ऊपर लगातार वो जो सोर्स चार्ज है एक कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा होता है। इस फोर्स की वजह से वो एक कंटिन्यूअस पाथ पे घूमता है एंड कांट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और चार्ज भी इस तरह से जंप नहीं कर सकता, उसको लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहना होगा, मूव करते रहना पड़ेगा। दस अ फील्ड लाइन कांट हैव सडन ब्रेक्स। और यही रीजन है कि एक फील्ड लाइन कभी भी सडन ब्रेक, एक फील्ड लाइन में कभी भी सडन ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मैं उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो वहाँ पे लगातार उसके ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा होगा और जिसकी वजह से वो एक कंटिन्यूअस पाथ पर मूव भी करेगा। Now for the second question, it said कि दो फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। हम लोगों को बताना है कि ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है। सो फर्स्ट लेट्स सी वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हियर, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। नाउ वी नो दैट द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट मान लूँ मैं, अगर पॉइंट P, और इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो मुझे एक टेंजेंट ड्रॉप करना होगा यहाँ पे। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया। इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और लेट अस अज्यूम कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है किसी चार्ज Q1 की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज E1। नाउ अब मैं थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लूँ कि एक अदर चार्ज मैं लेता हूँ Q2, ठीक है, और ये Q2 भी एक फील्ड जनरेट करती है और इसके वजह से जो फील्ड लाइंस जनरेट हो रहे हैं वो कुछ इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट P से इस फील्ड लाइन को जनरेट करवा दूँ, पास करवा दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉप करता हूँ तो ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड लाइन वो इस तरफ होगी,
जबकि हम लोगों ने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ थी। तो पॉइंट पी पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग चार्जेस या सोर्स चार्जेस अलग अलग ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, E1 और E2। तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो लाइंस डायरेक्शंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी मिल रहे हैं हम लोगों को दो अलग अलग, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमें एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है। एक ही पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं मिल सकते और ना ही मैग्नीट्यूड। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पर आप कहो कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज़ 5 न्यूटन पर कूलम, और कोई दूसरा आदमी आए वो कहे कि इट इज़ 3 न्यूटन पर कूलम, और दोनों ही सही हो। ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम इसको देख लेते हैं। इफ टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो फील्ड लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, हम लोगों ने देखा एक E1 था एक E2 था, एज वेल एज विल बी द मैग्नीट्यूड विच इज नॉट पॉसिबल। और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के साथ भी ऐसा ही होगा, वो दो दो होंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ था। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, दस टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और यही रीजन है कि दो फील्ड लाइन्स कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। इजी क्वेश्चन था, नथिंग दैट बिट टफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है, इसका तो इसके रीजन में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर एक टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक कंटिन्यूस फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो एक कंटिन्यूस पाथ पे मूव करता है। यही रीजन है कि इट कांट हैव सडन ब्रेक्स, इसमें सडन ब्रेक्स देखने को नहीं मिलेंगे। और दूसरा वाला रीजन दैट टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ पे दो दो डायरेक्शन देखने को मिलेंगे, E1 और E2, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो हो जाएगा, ठीक है। Obviously, it is not possible. So, two field lines can never intersect each other. Now, for our question number 1.8, we have 2-point charges QA 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. दो चार्जेस हैं, एक 3 माइक्रोकूलम का और एक -3 माइक्रोकूलम का, दोनों को ही एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम में रखा हुआ है। पार्ट 1, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये पूछा हुआ है कि अगर एक +3 माइक्रोकूलम है और अगर एक -3 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले इस लाइन में जो मिड पॉइंट होगा O, इस पॉइंट O पर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और पार्ट 2 में पूछा हुआ है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रख देता हूँ तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख देता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, इस चार्ज की मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है, तो अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रख देता हूँ तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। सो चार्ज एट ए इज +3 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव है, एंड चार्ज एट बी इज -3, ये नेगेटिव है ब्लू वाला। द सेपरेशन बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर में है। हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से अगर डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 0.2 मीटर्स। नाउ AO और OB, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली इक्वल होगा, ये मिड पॉइंट है, तो टोटल डिस्टेंस 0.2 थी। अगर हम एक AO कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी विल हैव टू डिवाइड इट बाई 2 विच विल देन बिकम 0.1, फिर ये 0.1 हो जाएगा। नाउ किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक सोर्स चार्ज की वजह से, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q, तो उसका एक्सप्रेशन होता है ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है ना। दस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो O पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऊपर, लेट अस कैलकुलेट दैट। सो 1/4πε0 Q की जगह हो जाएगा QA एंड r² अलॉन्ग OB। अब ये डायरेक्शन कैसे पता चलता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया मैंने, यहाँ पे पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज था। फिर हम लोग चेक करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी उस पॉइंट पर, सोर्स चार्ज की वजह से ऑब्वियसली। तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, इसीलिए चार्ज A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगी या फिर अलॉन्ग OB। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द फील्ड एट O ड्यू टू A इज टुवर्ड्स OB, वो OB की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्सन हो रहा होगा। उसी तरह
ये चार्ज भी नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और यही रीज़न है कि बी के वजह से भी जो फील्ड जनरेट होगी, लाइक ये ब्लू है तो इसको भी मैंने ब्लू से इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे, ये भी राइट साइड की तरफ यानी अलॉन्ग ओ बी होगी, यानी दोनों ही की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उन दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड्स बी होगा। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, will be given by this 1 by 4 pi epsilon naught into QB by R square along OB। ना यहाँ पे आप देखोगे कि QA और QB दोनों की ही वैल्यूज सेम है, तो 1 by 4 pi epsilon naught और 1 by 4 pi epsilon naught सेम है, QA और QB इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, और R square and R square विच इज द डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये भी सेम है, तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वो ए के वजह से हो या बी के वजह से हो, ये दोनों ही इक्वल है। ठीक है, दैट इज ई ए ओ दिस इज इक्वल टू ई बी ओ दिस, ये दोनों ही चार्जेस जो हैं आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। सो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ई प्लस ई टू ई। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ओ की वजह से इसको भी ई अज्यूम कर लिया, एंड देन ई बी ओ को भी ई अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, और सिंस दोनों का डायरेक्शन सेम था तो एक ई और प्लस एक और ई, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इट विल बिकम 2 टाइम्स ई। अब यहाँ पर ई क्या था, इन दोनों ही के मैग्नीट्यूड्स को हम लोगों ने ई मान लिया है। सो टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, ई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, एंड जस्ट लाइक दैट वी विल गेट आवर आंसर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर हम लोगों ने देखा था वॉज 2 टाइम्स ई, और ई की वैल्यू थी 1 by 4 pi epsilon naught into QA by R square। अब यहाँ पे QA या QB कुछ भी रखा जा सकता था क्योंकि दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम थे, तो 2 into 1 by 4 pi epsilon naught, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9। QA इट वाज गिवन 3 into 10 to the power minus 6, और सेपरेशन जो था वो 0.1 था। ना अभी सॉल्व कर लेते हैं, 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54, सो 54, और अगर 10 के पार्ट्स को सॉल्व कर लें यहाँ पर हम तो 9 और -6 विल बिकम +3, और यहाँ पे 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -1, और अगर हम कर ले इसका और स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, -1 into 2 हो जाएगा -2। ना इस -2 को अगर हम ऊपर भेजें तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 + 2 विल बिकम 5। सो 54 into 10 to the power 5 विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लेकर के आता हूँ, ठीक है, फिलहाल यहाँ पे डेसिमल इस साइड में होगा, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड एक प्लेस मूव करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था 54, यहाँ पे डेसिमल अगर कहीं नहीं है तो ऑब्वियसली वो राइट साइड में, अगर मैं इसे लेफ्ट में मूव करता हूँ, सिंस मैंने एक साइड लेफ्ट में प्लेस किया हुआ है तो 10 का एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, तो ये पहले 5 था, ये बढ़ करके 6 हो जाएगा, एंड दस आवर आंसर 5.4 into 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन्स पर कूलम अलॉन्ग ओबी। अलॉन्ग ओबी क्योंकि ए भी उधर रिपल कर रहा था और बी भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो वी विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स बी या ओबी ना। हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि उस पॉइंट ओ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे -q रखा हुआ है, एंड वी हैड टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। हम लोगों को ये कैलकुलेट करना था कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को उस पॉइंट ओ पर रख दें तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। सो फर्स्ट we know that the force experienced by a test charge in the vicinity of an electric field is given by हम लोग जानते हैं कि अगर एक टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर जो फोर्स लगता है इट इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। ठीक है, अगर किसी चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रख दिया जाए तो फिर जो फोर्स लगेगा F इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो एट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। दस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज 1.5 into 10 to the power -9, जो कि इस चार्ज की वैल्यू थी, क्वेश्चन में गिवन थी 1.5 into 10 to the power -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5.4 ना। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो वी विल गेट दिस 8.1 into 10 to the power -3, ये 9 और 6 -3 होगा, एंड upon multiplying these two we will get this. So the net
force acting on this charge minus q is 8.1 into 10 to the power minus 3 along OA। अच्छा, अभी डायरेक्शन का क्या काम है? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है और मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं वहाँ पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही लगता है, ठीक है। वहीं अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सिंस हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी की तरफ थी, इस नेगेटिव फोर्स और इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन ए की तरफ होगी या लेफ्ट साइड में होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दस द आंसर। Let's move on to our next question, which is 1.9. According to this question, a system has two charges. एक सिस्टम है, वहाँ पे दो चार्जेस हैं, QA 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. अगेन दो चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अपोजिट है, पोलैरिटी अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 minus 15, 0 0 minus 15 and 0 0 plus 15 centimeter, 0 0 plus 15 centimeter. What are the total charge and electric dipole moment of the system? Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने 2D पहले से पढ़ा है, काफ़ी टाइम से हम लोग 2D पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट 3D भी पढ़ रखा है हम लोगों ने क्लास 11 में। सो अगर हम लोगों ने 2D पढ़ा हुआ है तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, लाइक अगर मैं 9 लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो उसका पूरा कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है इट इज़ 9,0, राइट। जीरो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। उसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ले लूँ 8, तो उसको ऐसे लिखा जाता है 0,8, विच मीन्स कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है और इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। तो जो भी पॉइंट हम लोग जिस एक्सिस पर लेते हैं तो उसके अलावा बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाते हैं, ठीक है। लाइक मैंने ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिया हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट हैं, वाई के कोऑर्डिनेट है नहीं, यहाँ पे इट इज़ 0। उसी तरह मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ था वाई एक्सिस पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं। तो अगर आप यहाँ पे गिवन पॉइंट्स देखोगे, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही 0 है, सिर्फ जेड वाला कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है, ऑब्वियसली ये जेड एक्सिस पर लिया हुआ पॉइंट है। उसी तरह इस पॉइंट को भी अगर आप देखोगे, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो हैं, आई मीन जो पॉइंट्स हैं वो दोनों 0 हैं, ऑब्वियसली ये भी जेड एक्सिस पर लिया हुआ है। और सिंस दोनों ही जेड एक्सिस पर लिए हुए हैं तो हम लोग दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी बीन गिवन हियर। चार्ज जो ए पे दिया हुआ है इट इज 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Charge at B is minus 2.5 and the distance between them. But let's see first, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, अच्छा ये एक डायपोल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। डायपोल होता क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल। अगर मैं दो चार्ज के एक सिस्टम को, ऑब्वियसली वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ही था। तो अगर मैं इन दोनों को किसी एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट करता हूँ तो इट इज सेड टू बी अ डायपोल। इसको एक डायपोल कहा जाता है। इस डायपोल का सेपरेशन 2L लिया जाता है, जो भी सेपरेशन हो टोटल उसको 2L लिया जाता है। अभी 2L का मतलब है ये नहीं है कि अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 5 है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 कर दूँ, 2L का ही वैल्यू वहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर। 2L का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस का ट्वाइस कर देना है हमें, 2L का मतलब है कि 2L का ही वैल्यू वहाँ पे 5 होगा। सो यहाँ पे आप देखोगे ये -15 है और ये +15 है, तो इन दोनों के बीच का जो नेट सेपरेशन होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। एक बार -15 से 0 और फिर 0 से 15 इट विल बी 30 सेंटीमीटर, और अगर मैं 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो इट विल बिकम 0.3 मीटर। और हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ 2L, ना कि सिर्फ L। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। क्लियरली एक चार्ज पॉजिटिव में है और एक चार्ज नेगेटिव में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और हम लोग जानते हैं दैट चार्ज इज अलजेब्रिक इन नेचर, उनको हम सिंपली सम कर सकते हैं। सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 0। तो पहला पार्ट हो गया जिसमें ये पूछा गया था कि व्हाट इज द टोटल चार्ज। सेकंड पार्ट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज गिवन बाई Q into 2L। तो जैसा मैंने कहा था यहाँ पे 2L जो होता है ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सेपरेशन का ट्वाइस कर देना है हमें। और Q मैग्नीट्यूड होता है ऑफ आइदर चार्ज, मैं इसका भी ले सकता हूँ इसका भी ले सकता हूँ, ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पर, बस पोलैरिटी अपोजिट है। सो Q की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो इट इज़ 2.5 into 10 to the power -7 और सेपरेशन है 0.3। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 7.5 into 10 to the power -8। नाउ इसका ऐसा यूनिट, सो आप देखोगे डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। सो डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
1.10. Now in this question it says that an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 डिग्री। तो इसमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसका डायपोल मोमेंट ऑलरेडी गिवन है, जिसको हम लोगों ने अभी अभी अपने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ था। लिखा हुआ है कि ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इट इज 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो लिखा हुआ है कि एक डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा। नाउ सबसे पहले टॉर्क होता क्या है या इस पर लगेगा क्यों। अगर किसी एक बॉडी पर, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे पेयर वाइज, तो हम लोग कहते हैं कि इस पर टॉर्क लग रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, एक फोर्स मैं इस पर यहाँ लगा रहा हूँ टेंजेंशियल, और एक फोर्स मैं इस पर यहाँ लगा रहा हूँ। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये फोर्स जो है इन दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस, ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस है ये इस डिस्क को रोटेट कर देंगे। सो द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टॉर्क। ठीक है, जो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको सिंपली टॉर्क कह सकते हैं हम लोग। मोर एक्यूरेटली टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कंस्ट्रक्ट टॉर्क गिवन दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन शुड बी पैरेलल। अगर दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसके लाइन ऑफ एक्शन भी पैरेलल है तो वो टॉर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। ना अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ एक डायपोल को, तो उस पर एक टॉर्क लगता है विच इज गिवन बाय दिस PE sin थीटा। ठीक है, इसे हम लोगों को सिंपली वैल्यू पुट कर देना और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सो डायपोल मोमेंट को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं और डायपोल मोमेंट का वैल्यू गिवन है, इट इज 4 into 10 raised to the power minus 9 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू गिवन है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और इंक्लिनेशन दिया हुआ था इट इज 30 डिग्री। सो थीटा इज 30 डिग्री। नाउ टॉर्क होता है PE sin थीटा। सो P की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 9, E की वैल्यू 5 into 10 to the power 4, और साइन थीटा विच इज साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। ना इस हाफ से 4 को अगर हम कट करें तो इट विल बी 2, और 2 5 जो होता है 10, तो एक पावर हमें मिल जाएगा यहाँ से +1, और ये +1 और +4 +5 और -9 विल बी -4। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं। इस 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 5 10, तो ये सभी कट जाएंगे और 10 का पावर एक +1 जनरेट हुआ यहाँ से। ठीक है, और ये +4 और +1 +5 हो जाएगा, और +5 और -9 -4 न्यूटन मीटर। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is 1.11. It says a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलम। लिखा हुआ है कि पॉलीथीन पीस है जिसको वूल के साथ रगड़ा हुआ है, ठीक है, ऊन के साथ रगड़ा हुआ है एक पॉलीथीन को, और जब ऐसा किया गया तो ये देखा कि इस पॉलीथीन पीस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। सो क्वेश्चन पार्ट्स में गिवन है। फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए थे। ऑब्वियसली रबिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख रखा है। हम लोग को ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और किससे किस में हुए। ठीक है, फ्रॉम विच टू विच का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स किस में से किस में ट्रांसफर हुए हैं। एंड फॉर पार्ट बी इट सेज इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। क्या वहाँ पे मास का भी कोई ट्रांसफर हो रखा है, मतलब मास में भी किसी तरह का कोई चेंज आया है क्या वूल टू पॉलीथीन, कि वूल ने कुछ लॉस किया हो और पॉलीथीन ने कुछ गेन किया हो। क्योंकि पॉलीथीन ने नेगेटिव चार्ज तो गेन किया है, वी हैव टू चेक वेदर इट हैज गेन्ड अ मास टू। हम लोगों को चेक करना है कि क्या इसने मास भी गेन किया हुआ है। सो हम लोगों को गिवन है दैट चार्ज, ऑब्वियसली ये पॉलीथीन पीस की बात हो रही है, और वैसे वूल पर भी चार्ज हुआ होगा। हम लोग जानते हैं कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ ऑफ देम। ठीक है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं दोनों में। सो द चार्ज इज 3 into 10 to the power -7 कूलम। नेगेटिव होगा ये पॉलीथीन पीस पर और पॉजिटिव होगा इस वूल पर। वी हैव टू कैलकुलेट n विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी नो दैट q इज इक्वल टू NE। हम लोगों को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि q का वैल्यू होता है NE, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो q की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें विच इज 3 into 10 to the power -7, n को NE रहने दें, और e की वैल्यू
ई होता है क्या यहाँ पे, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको अगर हम यहाँ से यहाँ भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, सो 3 इंटू 10⁻⁻7 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। नाउ आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वी हैव टू स्टेट फ्रॉम विच टू विच, ठीक है, किस में से किस में ट्रांसफर हुआ है। नाउ सिंस देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन द पॉलिथीन पीस, सिंस पॉलिथीन पीस पर हम लोगों ने देखा था कि एक नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वोल, और ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं और किसमें से, वोल में। तो पता चल गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ हुआ है, वोल से पॉलिथीन में। नाउ फॉर पार्ट 2 विच इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलिथीन, क्या वहाँ पे कोई ट्रांसफर हुआ है। सो ऑल्सो ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन मास, हम लोग जानते हैं हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है, और हम लोगों ने देखा है कि वोल ने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। सो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स जब पॉलीथीन में गए होंगे तो उसने कुछ मास भी गेन किया होगा। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलीथीन एंड इट इज गिवन बाई n इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो 1.875 इंटू 10⁻12 जो कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे इंटू द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, so it is 17.0625 into 10⁻⁻19। obviously ये आंसर kg में होगा which is quite a negligible mass, ठीक है। आप देखोगे 10⁻18 kg है, ऑब्वियसली ये बहुत नेग्लिजिबल मास है। हाँ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से मास में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या वहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ मास हुआ है, बट एक्चुअली वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मास हुआ होगा क्योंकि एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में भी नेग्लिजिबल मास होता है, पर होता ही है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। अपने अगले वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.12 के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।